इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। बात करेंगे बिहार चुनाव और उत्तर प्रदेश के आने वाले 2027 के चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत से यूपी बीजेपी के नेताओं के हौसले बुलंद हो गए हैं। खासकर 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी से मिली निराशा के बाद इस जीत ने 2027 विधानसभा चुनाव में उम्मीदें बढ़ा दी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में यूपी के नेताओं ने भी खूब मेहनत की थी। इस जीत में उनकी मेहनत और प्लॉटिंग का भी योगदान माना जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चिंता सपा की बढ़ी है। पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने महागठबंधन की जीत के लिए खूब पसीना बहाया था। एग्जिट पोल आने के बाद भी वो लगातार तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री का दावा कर रहे थे। अब नतीजों के बाद सपा अपनी यूपी की रणनीति में भी बदलाव कर सकती है, क्योंकि बिहार में महागठबंधन जिन मुद्दों और रणनीति पर ताल ठोक रहा था, साइकिल भी फिलहाल लगभग उसी रास्ते पर है। बिहार में हार के लिए चुनाव आयोग और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को जिम्मेदार ठहराना भी सपा वहां के परिणामों के यूपी में होने वाले असर रोकने की एक कोशिश माना जा रहा है। बिहार जीत का यूपी के 2027 विधानसभा में क्या असर होगा, आज इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। एक बार एनडीए सरकार बिहार में एनडीए की जीत के बाद अब उत्तर प्रदेश में 2027 को लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि अखिलेश यादव का पोस्ट आपने देखा होगा। बिहार में रिजल्ट आने के बाद उन्होंने कहा, 27 को लेकर अपने पोस्ट में जिक्र किया और हमेशा की तरह निशाना साधा मशीनरी पर, व्यवस्था पर। हालांकि योगी फैक्टर क्या गेम चेंजर साबित हुआ या आगे आगे आने वाले वक्त में होगा, क्योंकि एक बड़े मार्जिन से जीत एनडीए ने बिहार में दर्ज की है। क्या बिहार वाले नतीजे उत्तर प्रदेश में भी आएंगे योगी आदित्यनाथ की बदौलत? ये चर्चा अब यूपी में हो रही है। 27 का गेम चेंजर साबित होगा। आज नतीजों के बाद खुशी एनडीए खेमे में है, क्योंकि 200 का आंकड़ा पार एनडीए गठबंधन ने बिहार में किया और महागठबंधन को करारी शिकस्त मिली और उसके बाद कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में भी इस खुशी का माहौल देखा जा रहा है। देखिए, मुस्लिमों ने तेजस्वी पर भरोसा किया है। एम वाई फैक्टर फेल कैसे हुआ, ये समझिए। तेजस्वी यादव पर मुस्लिमों ने भरोसा किया। आरजेडी की रीढ़ की हड्डी एम वाई फैक्टर माना जाता था। इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी देखिए किया था। मुस्लिमों ने आरजेडी से किनारा कर लिया, किनारा किया है मुस्लिम वोटर्स ने आरजेडी से। ओवैसी ने आरजेडी को नुकसान पहुंचाया है। ये फैक्टर सामने आ रहे हैं एम वाई समीकरण के फेल होने के। सीमांचल में आरजेडी की बुरी हार हुई है। बेहद कम सीटें आरजेडी की इस चुनाव में आई हैं। मुस्लिम बहुल 12 सीटों पर आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा। यानी मुस्लिमों ने तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं किया।
इस बार विधानसभा चुनाव में और करारी शिकस्त उन्हें झेलनी पड़ी। तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष में समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव 2027 के लिए ताल ठोक रहे हैं। उन्होंने पोस्ट भी एक्स पर किया था बिहार के नतीजों के बाद और कहा कि 2027 में ये नहीं होगा। तो 2027 को लेकर क्या तैयारी एनडीए गठबंधन की है यूपी के अंदर और विपक्ष किस तरह की तैयारी में है, आज ये समझने की कोशिश हम करेंगे। बिहार के नतीजों का असर उत्तर प्रदेश में कैसे होगा और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के नेताओं के चुनाव प्रचार का असर क्या बिहार के रिजल्ट पर पड़ा है, इसको भी आप समझेंगे। और ख़ास तौर पर योगी आदित्यनाथ क्या इस तरह का रिजल्ट उत्तर प्रदेश में दोहरा पाएंगे, ये चर्चा अब हो रही है। बीजेपी से प्रवक्ता देवेंद्र प्रमुख इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर राकेश प्रजापति हैं। राकेश प्रजापति जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र श्रीवास्तव हैं। शैलेंद्र जी, आपका स्वागत है। शैलेंद्र जी, बहुत जल्दी से आपके पास सबसे पहले आते हुए उसके बाद देवेंद्र जी और राकेश जी के पास में जाऊंगा। कैसे देख रहे हैं जो नतीजा बिहार में आया, एनडीए को जो सीटें जिस तरह से मिली जीत के साथ, क्या उत्तर प्रदेश में वो दोहराता हुआ 27 में नजर आ सकता है? बिल्कुल नजर आ सकता है। जिस तरह से ये अप्रत्याशित रिजल्ट आया है, इतनी उम्मीद तो पूरे एनडीए को भी नहीं थी। और इतना प्रचंड, मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि नीचे से पूरा एक तरफ से जैसे वो पतंग उड़ाते हैं तो बोलते हैं हत्थे से काट देना, तो एकदम हत्थे से इन्होंने एक तरह से ये काटा। ये बहुत ही अप्रत्याशित रहा, लेकिन साथ ही साथ ये भी दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान नेतृत्व है वह चुनाव की राजनीति में और चुनाव की तैयारियों को करने में सबसे ज्यादा पारंगत है। जो योजना बनाती है उसको जमीनी स्तर तक पहुंचाती है। एक बात और भी इसी के साथ में है कि वो जो संगठन की ताकत, उसको जो वोट में तब्दील करना, वो तो है ही है। साथ ही साथ यह भी एक इशारा है कि यदि हर जगह ये फुटकर और फ्री बीज ये मुफ्त में बांटने की राजनीति की जाएगी कि हम आपको इतना पैसा दे देंगे, हम आपको ये सामान दे देंगे, हम इतना हर घर में नौकरी दे देंगे, जैसे इस तरह के प्रलोभन आजकल बहुत कॉमन हो गए। आमतौर पर चुनाव में, सत्ता में, स्टेट में आने के लिए यह बहुत ही कारगर तकनीक बन गई है कि हमको जिताइए, हम आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, हमको जिताइए स्कूटर देंगे, हमें जिताइए हम आपको इतना कर्जा माफ कर देंगे। तो वहां पर एक ये भी इन्होंने बताया है कि अगर विपक्ष के रूप में कोई इस तरह का प्रलोभन देकर के सत्ता में आता है तो हम अगर सत्ता में, जो भी कोई सत्ता में, यदि वह भी इसी धर्रे पे आ गया, यानी अपने पे आ गया, तो फिर आप हमको हरा नहीं पाएंगे। यानी कि 10,000 रुपए 1 करोड़ परिवार को दिया तो कुल खर्चा मात्र 10,000 करोड़। एक प्रदेश की सरकार के लिए 10,000 करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं है। उन्होंने कहा बांट दो, 1 करोड़ परिवार में मैसेज जाएगा, सॉफ्ट कॉर्नर होगा, विरोध कम होंगे, और यदि वो बीच में ढुलमुल होगा तो वो कन्वर्ट हमारी तरफ होगा, और यदि वो हमारा समर्थक रहा तो वो और कट्टर होगा। उन्होंने ये करके दिखा दिया कि बहुत ज्यादा ये बांटने की अगर कहानी किया गया, यद्यपि लोकतंत्र में ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत है, इसका विरोध होना चाहिए, लेकिन सबके लिए ये नियम होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि जो सत्ता में है उसके ऊपर तो हम नियंत्रण रख दें और जो विपक्ष में आ रहा है वो बांटने की बात करके आ रहा। तो ये तो सरकारी पैसे है ना, कोई भी लुटा ले जाके हमको सत्ता में बैठाओ, हम आते ही पहला काम आपको 10-10 लाख रुपए बांटने के करेंगे। तो ठीक है, 10-10 लाख बांटेंगे, बाद में वेनेजुएला हो जाएगी, झोले में लेकर नोट जाएंगे। तो हमको ये समझना भी होगा। तो इनडायरेक्ट में
यहाँ पर हम तो यही मानेंगे कि एनडीए की सरकार जिसने यहाँ चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल किया, उसने एक तरफ अपने राजनीतिक और चुनावी जो गंभीरता, जो जमीनी स्तर तक उसकी पकड़ है, उसको साबित किया, और वहीं पर साथ में ये संकेत भी दिया कि बांटने पे अगर हम आ गए तो हमसे ज़्यादा आप नहीं बांट पाओगे। तो ये दोनों चीज़ों का मिला जुला रूप है। और जो भी हमारे साथ, जो भी हमारे विपक्ष में है, कोई बाहरी लोग नहीं है। इसी देश के दो पार्ट हैं, एक जो सत्ता में है, दूसरा जो उससे बेहतर योजना लेकर के सत्ता में आ सकता है, वो है। तो वहां पर विश्वसनीयता होनी चाहिए, ठीक है। पारदर्शिता होनी चाहिए, और बैलेंस अप्रोच हो कि हाँ ठीक है, हम आएंगे तो ये करेंगे। ठीक है सर। डॉक्टर राकेश प्रजापति जी, कैसे देख रहे हैं 27 की लड़ाई को सर? राकेश जी आप देखिए, जी। उत्तर प्रदेश और बिहार सामाजिक न्याय से तो एक तरीके से साथ साथ नजर आते हैं। जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर। नहीं आ रही है? आवाज आ रही है आपकी सर, आप बोलिए। थोड़ा सा डिले है लेकिन आ रही है, आप बोलिए। जी 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 जी। देखिए, जिस तरीके से बिहार के चुनाव में आपके नतीजे आए हैं, भाई जनता का जनादेश है, स्वीकार करना सभी की जिम्मेदारी है। हम भी जनता के जनादेश को स्वीकार करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार की परिस्थितियां बहुत अंतर है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में और बिहार की राजनीति में बहुत अंतर है। 2024 के चुनाव में आपने देखा था जिस तरीके से 2024 में राजद जो है 26 सीटों पर चुनाव लड़ा था और मात्र 3 सीटें जीती थी, 26 पर 3। अब स्ट्राइक रेट समझ लीजिए 10% के आसपास था, मात्र 10% के आसपास था। अब वहीं पर समाजवादी पार्टी 63 सीटें लड़ी थी और 63 सीटों पर जो है 37 सीटें खुद जीती, और 37 सीटें जीतने का मतलब है स्ट्राइक रेट जो था वो 70% के आसपास था। अब आप यहाँ पर अंतर बिल्कुल स्पष्ट समझ सकते हैं। तो इसलिए बिहार के चुनाव की तुलना उत्तर प्रदेश से करना बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए के फार्मूले पर चल, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आदि आबादी और जो सामंतवादी और मनवादी सोच की विचारधारा ना रखने वाले अगले लोगों को भी लगातार टिकट देने का काम समाजवादी पार्टी ने 2024 में किया था, और वही पीडीए 2027 में इन्हें हराने जा रहा है। अब ठीक है। ये तो राजद को देखना होगा कि गलतियां क्या हुई, कांग्रेस को सोचना होगा वहां पर गलतियां क्या हुई हैं, किस तरीके से वहां पर टिकट के वितरण में या किस तरीके से गलतियां हुई हैं। बाकी देखिए, पूरा देश देख रहा है। आखिर किसी को ये विश्वास नहीं था, जिस तरीके से इन्हें 400 पार का नारा लगा रहे थे, वो तो 240 पर हिलक गए थे। अगर राजद की स्थिति थोड़ी सी अच्छी रही होती 2024 के चुनाव में, तो निश्चित रूप से ये तो केंद्र में भी नहीं आते। केंद्र सरकार, अगर आज केंद्र सरकार जो है केंद्र में बनी हुई है, तो राजद के प्रदर्शन के ही कारण बनी हुई है। राजद का प्रदर्शन 2024 में भी इतना अच्छा नहीं रहा था बिहार के चुनाव में, और ये अब वहां के नेतृत्व को तय करना है किस तरीके से। और पिछले 20 सालों से चूंकि वो विपक्ष में है, 20 साल हो गए, और समाजवादी पार्टी केवल 9 साल हुए हैं, और उनका संगठन बड़ा मजबूत है। और 2024 में हमने इन्हें जवाब दे दिया था, और 2027 में पूरी तरीके से। ठीक है सर, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए देवेंद्र जी के पास चल रहा हूं, फिर आपके पास मैं लौट कर आ रहा हूं। राकेश जी, देवेंद्र जी, देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार में अंतर है, ये राकेश जी कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि 24 में जिस तरह से हमने अच्छी खासी सीटें जीती थी, वैसा ही कुछ नतीजा विधानसभा में भी आएगा, उनको इस बात की पूरी उम्मीद है। और एक बात बड़ी अच्छी रही आपके लिए देवेंद्र जी, कम से कम राकेश जी ने एसआईआर, ईवीएम और वोट चोरी का मुद्दा तो नहीं उठाया, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने तो कल एक्स पोस्ट में पहले ही कह दिया था कि ये जो व्यवस्था गड़बड़ी हुई है ये हम उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे। देवेंद्र जी, कम से कम जनता का जनादेश है, इस बात को राकेश जी स्वीकार कर रहे हैं। देवेंद्र प्रमुख जी। पराग सर, सबसे पहले तो जनता जनार्दन पूरे बिहार का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। लोकतंत्र में ऐतिहासिक जीत ऐसी दी है कि देश में
जो कुछ थोड़ा घना उधम मच रहा था, बात बिहार की नहीं, देश में जिस तरीके की ये चीज काटी जा रही थी, एक पीडीए जिसकी भाषा में हमेशा समझाता हूं, जिसमें सब मार खाते हैं, पीडीए वाले, मोहर लगा दी बिहार की जनता ने। 160 सीट पर चुनाव हुआ, जहां ओबीसी का चुनाव गिना जाता था, उस पर 130 के करीब लगभग जो है हम वहां से क्लियर कर गए और 30 पर छोड़ गए उस पीडीए को, जो ओबीसी देश का सबसे बड़ा हिस्सा, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, जिस पर डॉक्टर साहब चर्चा कर रहे हैं पीडीए पीडीए, मैं कहता हूं कि दोगलापन काम नहीं चलेगा। पीडीए का वो हिस्सा समझदार है कि आप किसमें किसको मनुवादी कहते हैं, आप किसको जो है सताया हुआ कहते हैं, किसको आप जो है कमजोर, अरे सबका साथ सबका विकास, अंत्योदय की चौथी पंक्ति में खड़ा व्यक्ति कोई भी गरीब हो सकता है, किसी जाति से हो सकता है, किसी धर्म से हो सकता है, तो उसकी बात करिए। सरकार जब आप बनी है, और मैं शैलेंद्र भाई का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने विश्लेषण कर दिया, मैं भी इसके फेवर में नहीं हूं कि रेवड़ियां बटें। ये शुरुआत जो है बटने कटने की, हिंदू मुसलमान की, सिख ईसाई की कर कर चले जाते हैं, और फिर हमें विश्लेषण करना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। 24 आवर्स हम जो काम करते हैं जनता के बीच में जाकर, चाहे वो चुनाव हो और चुनाव नहीं होगा तो जनता की सेवा है, चाहे हमारा बूथ का कार्यकर्ता हो, चाहे देश का, हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। अब देखिए, उनसे लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बूथ के कार्यकर्ता के घर जाकर चाय पीता है, उससे हालचाल पूछता है, और एक प्रदेश का अध्यक्ष, क्षेत्रीय पार्टियों का प्रदेश का अध्यक्ष जब लखनऊ पहुंचता है 600 किलोमीटर दूर से जाके, देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो उसे 4-4 दिन हो जाते हैं उसे अपने अध्यक्ष के दर्शन हुए। और हमारे जितने भी मंत्री हैं, जितने नेता विधायक हैं, वो 2 दिन लखनऊ रहेंगे, चाहे मंत्री भी हो, बाकी अपने क्षेत्रों में जाइए और जनता से कुछ करके आइए। ठीक है, हर मंत्री को हिदायत है, हर विधायक को हिदायत है कि जनता संतुष्ट है तो ही आपको टिकट दिया जाएगा। एक नीति होती है जिसका परिणाम धीरे धीरे कर देश के 2 नेता हमारे पास ऐसे हैं कि जिनके नाम से वोट ट्रांसफर होता है। मैं बड़ी बात आपको बता रहा हूं, पार्टी तो सबकी मां होती है, लेकिन माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी जिस कोने में जहां आप भेज दें वहां ही जो है तुरंत इलाज होता है। तो मैं जनता जनार्दन का इसलिए उनकी बात पर, उनकी वाणी पर इतना विश्वास है, लोगों को ट्रस्ट है कि अखिलेश जी का जो ट्वीट है वो हास्यास्पद लगता है। एक किस्म की धमकी तो चुनाव खुलने से पहले किसने दी थी? तेजस्वी यादव ने। अगर कुछ गड़बड़ हुई, कोई दिक्कत हुई तो देखना क्या हाल होगा। अच्छा, चुनाव खुलते खुलते शाम तक सब जो है जुबान बंद हो ली। अगली धमकी 27 से पहले अखिलेश जी दे रहे हैं कि आप एसआईआर कर देखिए। अरे एसआईआर तो होगा भाई, ठीक है, तुम्हारी तरह थोड़ी। ठीक है सर, ठीक है, चलिए मैं आतंकवाद ठीक है, मैं लौट कर आऊंगा। एसआईआर होगा, ठीक है, डंके की चोट पर, विकास के साथ साथ होगा। सुरक्षा सबसे पहला काम है। ठीक है, ये ब्लास्टें जो होते थे, ये आतंकवादी घटनाएं, इनको मिटाना प्राथमिकता है। यही तो 22 प्रदेशों का विश्वास है भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है, मैं लौट कर आऊंगा। शैलेंद्र जी बहुत संक्षेप में रखिएगा, योगी आदित्यनाथ के फैक्टर को आप कैसे देख रहे हैं, और दूसरा प्रत्याशियों का चयन, और अखिलेश यादव तो देखिए मुख्यमंत्री रहे भी हैं, उन्होंने पूरे 5 साल सरकार चलाई है, तो वो जनता के बीच में अपनी उपलब्धियों को, अपनी सरकार की योजनाओं को बता भी सकते हैं। तेजस्वी यादव में और अखिलेश यादव में आपको क्या अंतर नजर आ रहा है? शैलेंद्र जी आप म्यूट हो गए हैं। देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव प्रमुख विपक्षी दल हैं और कभी भी सत्ता में आ सकते हैं, पूर्व में भी सत्ता में रहे हैं, और सत्ता के साथ में उन्हीं की जुगलबंदी है कि कभी वो ये ऐसा सिचुएशन बनने की स्थिति बनती तो वहाँ के प्रमुख नाम उनको नेगलेक्ट करके हम बिहार में राजनीति की बात आज की डेट में नहीं कर सकते। वही हाल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का है कि सत्तारूढ़ पार्टी के बाद में जो दूसरी प्रमुख सत्तारूढ़ पार्टी हो सकती है, या जो विपक्ष है मजबूत, उसका जो मुखिया है वो अखिलेश यादव है। उनको भी हम नकार नहीं सकते, राष्ट्र की 3रे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है आज की डेट में। अब ये जो हो सकती कि नहीं हो सकती तो अलग विषय है। जहां आपने पूछा था योगी जी का क्या है, तो ये वाकई मोदी जी के बाद अगर देखा जाए, यद्यपि राजनाथ सिंह जी और अमित शाह साहब, इन लोगों का अच्छा खासा नाम और प्रभाव और इनकी अपनी मजबूती है, लेकिन योगी जी की भी अपनी एक अलग छवि बन गई है। मैं भी परसों चेन्नई में था, तो ऐसे ही मार्केट में जब गया तो वो जैसे उसको पता चला कि इज फ्रॉम लखनऊ, तो पूछा और योगी जी का कैसा चल रहा है। उन्होंने किसी और के बारे में नहीं पूछा। ये बताता है कि योगी जी की छवि उत्तर प्रदेश के बाहर में बनी है,
और एक मजबूत नेता की बनी है। उनके सांप्रदायिक जो विचार हैं उससे सहमत हों या विरोधी हों, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन उनकी एक पहचान बनी है, ये ठीक सत्य है। है। और उनके मानने वाले, जानने वाले हर जगह हैं और उसका फायदा ठीक है। पार्टी को मिलता है। ठीक है। और क्योंकि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो निश्चित रूप से उसका भी एक ठीक है ग्लैमर सर। होता है। ठीक है सर, मैं राकेश जी आपके पास आ रहा हूँ, संक्षेप में रखिएगा, फिर देवेंद्र जी फाइनल रिएक्शन के लिए आपके पास आऊंगा। राकेश जी, एमवाई का जिक्र तो प्रधानमंत्री ने भी किया, बार बार इसका जिक्र होता भी है, डेंट एमवाई का लगा बिहार में, क्या उत्तर प्रदेश में भी कोई खतरा आप लोगों को लग रहा है? देखिए, मैंने पहले ही कहा था, समाजवादी पार्टी सभी जाति, धर्म, मजहब, सभी समुदाय को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। अगर ये एमवाई की केवल पार्टी होती तो राकेश प्रजापति कुमार समाज का बेटा राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं होता। जी। चार चार पासी समाज के सात सात पासी समाज के सांसद नहीं होते, 7 कुर्मी समाज के सांसद नहीं होते, 3 मौर्य समाज के सांसद नहीं होते, 3 राजवर कश्यप निषाद के सांसद नहीं होते, 2 क्षत्रिय समाज के सांसद नहीं होते, 1 ब्राह्मण समाज के सांसद नहीं होते। तो ये केवल कैसे कह रहे हैं आप बताइए? 63 में हमारे जो 37 सांसद थे, 37 सांसद में देख लीजिए कौन कितने सांसद किसकी जाति के, किस धर्म के, किस मजहब के हैं। मुस्लिम भी है, यादव भी है, लेकिन कुर्मियों की संख्या सबसे ज्यादा है। 7 कुर्मी सांसद है, 3 मौर्य सांसद है, 2 हराए थे इन्होंने, वरना 5 सांसद होते मौर्यों के। 3 राजभर निषाद कश्यप सांसद है, 2 हराए थे, वरना 5 उनकी भी संख्या होती। पाल है। समाज को टिकट देने का हमारे काम किया था। श्यामलाल पाल समाज से पिछड़ी जाति से आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। राकेश प्रजापति जैसा व्यक्ति राष्ट्रीय प्रवक्ता है। कहां से एमवाई की बात हो रही है? और आप देखते रहिएगा, ठीक है। पीडीए के टिकट होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और जो मैंने बताया ना कि राजद को सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से वहां पर हुआ है। ईवीसी पर और एमबीसी पर जो कार्य करना चाहिए था वो कार्य और बढ़ाना चाहिए। ठीक है, आपकी की बात को लेकर आगे देवेंद्र जी के पास जा रहे हैं फाइनल रिएक्शन के साथ। देवेंद्र जी संक्षेप में रखिएगा, क्योंकि अखिलेश यादव भी कह रहे थे, राकेश जी भी कह रहे हैं कि पीडीए उन्होंने जिक्र किया था अपने पोस्ट में, 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे, पीडीए का भी जिक्र कर रहे हैं। देखिए, एक चीज मैंने क्लियर कह दिया आपको, डंके की चोट पर कह दिया है कि पीडीए की जो परिभाषा वो बिल्कुल गलत है। ये जो शब्द है उसे सुधार कर लीजिए, अल्पसंख्यक का है या अग्रिम का है। जब आप एक में दो फंसाओगे, एक मयान में 2 तलवार नहीं रहेंगी, धोखा खाओगे। फिर कहता हूं, आप एक सिर्फ अल्पसंख्यक की बात करते हो, एमवाई की थी, लेकिन एम में आपके पास एमवाई में वाई साफ होगा, एम बचा, वाई चलागा ओबीसी में, और ओबीसी चलागा पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के साथ, और दलित पहले से ही खड़ा है। तो आप जो है बहुत बड़ा धोखा खा रहे हैं राकेश जी, पढ़े लिखे आदमी है, इन जाति ने गिनवाना बंद करिए। ये ओबीसी जो 85% तक की भूमिका निभाता है, इसमें कहीं कुछ जातियां दलित समाज की भी, जो SC ST में जो तुमने जोड़ी थी मायावती जी की सरकार में, दोबारा ओबीसी मांगी। पहला है देश का मुद्दा, यही मोदी जी के साथ जुड़ता है। वो कभी नहीं कहते मैं ओबीसी हूं। तो ये चीज छोड़ दीजिए कि मैं यादव हूं और एक ब्राह्मण पत्रकार मिश्रा होकर तुम्हारे मुख्यमंत्री धक्का मार देते हैं, मनुवादी कहते हैं। ये मानसिकता आपको अभी और पीछे ले जाएगी। ठीक है। जिन लोगों के साथ खड़े उनसे बुरा हश्र आप लोगों का होगा, डंके की चोट पर होगा। चलिए, ये मैं तथ्य के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है देवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया करूंगा, चूंकि वक्त मुझे अभी के लिए इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी आपका, राकेश जी आपका, और शैलेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो 27 में क्या होगा उत्तर प्रदेश में, ये आने वाले वक्त में तय होगा, लेकिन बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के बाद चर्चा 27 की जोरों पर है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।